क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये एनसीईआरटी लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2 जो है इंडियन पॉलिटी क्या है, इसमें जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। क्लास 10 के एनसीईआरटी का जो है आज पहला चैप्टर है और हम लोग जो है पूरे एनसीईआरटी को कंप्लीट करा रहे हैं 6 से 12 तक। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और एनसीईआरटी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे कोई पीसीएस का हो या फिर आईएएस का हो या कोई जो है टीचर एग्जाम का हो। इसलिए एनसीईआरटी की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। आप लोग पूरा वीडियो जो है आप देख सकते हैं, जाके हमारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो दिए गए हैं। आप वहां से ले करके सारे वीडियो को अच्छे से देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और हमने जो है पूरी कोशिश की है कि आपको डिटेल में बताने की। हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग विषय सूची देखेंगे कि क्लास 10th के एनसीईआरटी में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ये विषय सूची दी गई है, हमें इसमें पढ़ना है। जो पहला चैप्टर है वो है सत्ता की साझेदारी। इसमें जो गठबंधन सरकारें बनती हैं आजकल बहुत चर्चा में है, वो जैसे हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन बनाया गया है, तो वैसे ही विपक्ष का वैसे ही बहुत सारे जो सत्ता की साझेदारी होती है उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो बताया गया है। संघवाद क्या होता है, भारत में संघवाद क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। इसके बाद जाति, धर्म और लैंगिक मामले क्या होते हैं हमारी राजनीति में और इनका हमारी राजनीति से क्या संबंध होता है, इसके बारे में बताया गया है। भारत में राजनीतिक दलों के बारे में बताया गया, राजनीतिक दल क्या होते हैं, इनके काम क्या होते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, डिटेल में यहाँ बताया गया है। और एक है आपका लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के क्या परिणाम निकल के आते हैं इसके बारे में डिटेल में बताया गया। तो हम लोग इसको एक एक करके सारे चैप्टर को देखेंगे। आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सत्ता की साझेदारी। पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी क्या होती है। इसके बारे में हमें ध्यान से एक एक चीज़ों को समझना है और गठबंधन सरकारें क्या होती है इसके बारे में हमें जानना है। तो यहाँ लिखा हुआ है परिचय। लिखा है कि इस अध्याय में हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल हमने शुरू की थी, मतलब क्लास 9th में जो हमने शुरू किया था, आज ये क्लास 10th में है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे। लिखा है पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं रहती है। विधायिका अर्थात संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ही जरूरी होता है। पहले 3 अध्यायों में हमने जो है सत्ता के बंटवारे का सोच विचार को आगे बढ़ाया था और जो है अब हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की। बेल्जियम ये यूरोपीय देश है और श्रीलंका जो है ये हमारा पड़ोसी है। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धति सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है और इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। तो इसमें हम सत्ता की जो साझेदारी है बेल्जियम और श्रीलंका के 2 कथाओं से शुरू करेंगे। यहाँ लिखा है बेल्जियम और श्रीलंका का हम उदाहरण दें तो बेल्जियम कहाँ पर है, पहले याद रखना ये यूरोपीय देश है और बेल्जियम को जो है याद रखना यहीं पर यूरोपीय संघ का मुख्यालय है और यहीं पर नाटो का भी मुख्यालय है बेल्जियम के, ठीक है, राजधानी ब्रुसेल्स में। और बेल्जियम एक निम्न देश है, कहा जाता है इसका जो है सी लेवल से नीचे पाया जाता है, इसे इसलिए इसको निम्न भूमि का देश भी कहा जाता है। बेल्जियम को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और श्रीलंका हमारा पड़ोसी है और श्रीलंका हमसे जो है पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, याद रखना। हम दोनों कथाओं से ही शुरू करेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है और उदाहरण के साथ देखेंगे तो हमारे समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। आप इस मैप पे देख सकते हैं, बेल्जियम को यहाँ पे दिखाया गया है। लिखा है कि इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं, आप मैप पे देख सकते हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से भी थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय जो है बुनावट बहुत ही जटिल है, मतलब यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग पाए जाते हैं। कैसे? देश की कुल आबादी का 59% जो हिस्सा है वो जो है फ्लेमिशा इलाके में रहता है और डच लोग बोलता है, ठीक है, वो लोग डच बोलते हैं। शेष जो है 40% लोग जो है बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डच बोलने वाले भी लोग हैं और फ्रेंच बोलने वाले लोग भी हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं, ठीक है, जिनकी सीमा जर्मनी से लगती होगी। राजधानी ब्रुसेल्स
के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखा है। अब यहाँ अल्पसंख्यक कौन हो गया? तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी, क्योंकि डच लोग फ्रेंच लोगों से नफरत करने लगे। इसके चलते जो है, क्योंकि उनका आर्थिक विकास ज्यादा हो गया था, इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षा के ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। मतलब इनके पास पैसा कम था, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा थी, और फ्रेंच कम थे और उनकी आर्थिक समृद्धि अधिक थी। जाहिर सी बात है, दोनों में टकराव होना स्वाभाविक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। आइए इस स्थिति से तुलना करें एक और देश की। वो है श्रीलंका। एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह रहते हैं। सबसे जो है प्रमुख जातीय समूह कौन है? यहाँ सिंघलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% है। फिर तमिलों की का नंबर आता है, तो तमिल हमारे तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं, वो भी वहां पाए जाते हैं, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 18% है। इसका मतलब कि तमिल लोग वहां अल्पसंख्यक हो गए श्रीलंका में, और जो सिंघली लोग हैं वो बहुसंख्यक हो गए। तो दोनों में तनाव होना स्वाभाविक है। तमिलों में भी 2 समूह के हैं। श्रीलंकाई मूल के तमिल जो 13% हैं, और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और उत्तरी पूर्वी में आबाद हैं। आप श्रीलंका का जो ये मैप देख रहे हैं, इसके उत्तर और उत्तरी पूर्वी में ही जो है कौन लोग पाए जाते हैं? तमिल लोग पाए जाते हैं। अधिकतर सिंघली भाषा के लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। तो जाहिर सी बात है, एक तो धार्मिक रूप से अलग हैं और दूसरा भाषाई रूप से अलग है, तो यहाँ टकराव होना बिल्कुल स्वाभाविक हो गया है। जबकि आगे लिखा है, श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, और वो सिंघली और तमिल हैं, दोनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ दिया जा रहा है कि जरा सोचिए कि अगर ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ सकती है। संभवतः जो है संभव था कि हमारा देश बट जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंघली आबादी का बहुमत और ज्यादा था, और वह लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब इन देखें कि इन दोनों में असली देशों में क्या क्या हुआ है। अभी तो हमने केवल इन दोनों देशों की स्थिति को जाना है। अब वहाँ घटना क्या घटी है उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी मैप में दिया गया है बेल्जियम के बारे में। ठीक है, तो जो ये मैप है आपका, देखिए आप यहाँ बेल्जियम का मैप दिया गया है। इसमें जो है ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र है, ये दिया गया है। बेलोन फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। आप बेलोन का क्षेत्र कौन है? ये पूरा बेलोन का वालों का क्षेत्र है। फिले जो है मिस जो डच भाषी लोग हैं, ये येलो कलर वाले में के हैं। ठीक है, और जर्मन भाषी ये हैं, इनकी सीमा जर्मनी से लगती है। तो मानचित्र में यहाँ पर दिखाया गया है, इसको हमें समझ लेंगे तो हमारी चीजें क्या हो जाएंगी? बिल्कुल आसान हो जाएंगी, और इसको चैप्टर को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग श्रीलंका की। तो श्रीलंका पहले हम लोग अगर मैप देखें तो श्रीलंका का मैप आप यहाँ दोबारा एक देख के समझ सकते हैं। ये आपका जो है उत्तरी क्षेत्र है। तो जो उत्तरी क्षेत्र है ये आपका श्रीलंकाई तमिलों का क्षेत्र है। ठीक है, आप ये उत्तरी क्षेत्र में और ये पूर्वी क्षेत्र में पूरे यही लोग बसे हुए हैं। भारतवंशी जो तमिल हैं वो आप ये देखें, छोटा सा जो यहाँ पे निशान बना हुआ है, ये वाला है आपका भारतीय जो तमिल लोग पाए जाते हैं, और कुछ यहाँ पाए जाते हैं और कुछ इस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और जो मुसलमान हैं वहाँ पाए जाते हैं, उनकी संख्या कहीं कहीं पर छोटे छोटे जो है आप देख सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे क्षेत्रों में है। ठीक है, और जो सिंघली हैं जो येलो कलर का दिखा रहा है, इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भाषा के आधार पर कैसे विभाजन बना हुआ है। अब हम लोग श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद देखेंगे
कि बहुसंख्यकवाद होता क्या है और श्रीलंका में ये कैसे हुआ। तो श्रीलंका में सबसे अधिक आबादी किसकी है? सिंहलियों की है। तो लिखा है सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्वता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक जो है परिस्थिति के तहत यह कदम उठाए गए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत जो है तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा जो है घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली गई। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। मतलब धार्मिक जो देश में धर्म का प्रमुख रखा गया, किसको रखा गया? बौद्ध को। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उसमें जो है बेगानापन बढ़ा दिया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं और उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की जो नीतियां हैं उन्हें सम्मान और राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। ये किसको लगा? तमिलों को लगा। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। तो यही जो है जाकर के आगे देखा गया कि तमिलों और सिंहलियों में बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ था। कहाँ पर? तो हुआ था श्रीलंका में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर बहुभाषावाद की अगर देखा जाए तो बहुभाषावाद में जिनकी संख्या ज्यादा होती है वो अल्पसंख्यकों को हमेशा जरूरत उनको दबाते हैं और उनकी जरूरत या उनकी इच्छाओं की अवहेलना करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। लिखा है श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांग को लेकर लगातार नकार दिया गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईगल सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बन गए। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच जो है पारस्परिक अविश्वास के बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में बदल गया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं और हमारे देश में आए हैं, भारत में भी। इससे जो है भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा है कि 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक में कि जो है हमारे देश के क्षेत्रों मतलब देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। पर वहां के गृह युद्ध ने से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा कर दी और 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ था जब लिट्टे मारा गया तब। ठीक है, तो जाहिर सी बात है श्रीलंका में गृह युद्ध होने का कारण क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अगर हर मतलब अल्पसंख्यकों को अगर अधिकार न दिया जाए, उनको जो है उनकी इच्छाओं को, उनके अधिकारों को जो है अगर सम्मान न दिया जाए तो जाहिर सी बात टकराव होना स्वाभाविक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बेल्जियम की समझदारी देखते हैं। श्रीलंका से इतर बेल्जियम ने कुछ समझदारी दिखाई अपने संविधान में, जिससे वहां पे इतनी विविधता होने के बाद टकराव नहीं हुआ। क्या हुआ वहां पर? तो लिखा है बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय जो है अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 70 से लेकर 93 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन जो है सिर्फ इस बात के लिए किया कि देश में रहने वाले किसी भी आम आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल करके रह सके। उन्होंने क्या किया आगे? उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही जो है कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए देखें, मतलब आगे बताते हैं। अभी वहाँ पे एक बॉक्स भी दिया गया है कि जो है कि कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पहला क्या किया उन्होंने? संविधान में इस बात का जो है स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो और इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। मतलब कि डच की संख्या चाहे जितनी ज्यादा हो चाहे ना हो, लेकिन सबका फैसला क्या कर दिया गया? एक समान कर दिया गया कि दोनों ही मिलकर के फैसला ले सकते हैं। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन
नहीं है वहाँ अलग काम करती हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। ठीक है, तो इस तरह से दोनों में झगड़ा क्या हो गया, बिल्कुल सुलझ गया। तो बेल्जियम में की एक बस्ती, मतलब जहां पर जो है दिखाया गया वो मैप पे, जहां पर फ्रेंच और भाषी जो लोग रहते, जो मैंने आपको समझाया था। अगला क्या हुआ, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरा स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार, जैसे हमारे यहाँ पंचायत है। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के बीच, चाहे वे जहां भी रहते हैं, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। मतलब कि वहाँ के जो जो सामुदायिक सरकार है पंचायत में, वहाँ केवल एक चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वोट सब देंगे। ये भी याद रखना, बहुत अच्छा ये सिस्टम कर दिया गया। ठीक है, आगे लिखा है, इस समुदाय मतलब सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार दे दिया गया। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से यह जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी। पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही और इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बढ़ गया होता, जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का जब क्या लिया था, फैसला लिया था, और जो ब्रुसेल्स में उसका मुख्यालय चुना गया। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो यूरोपीय आयोग है, यूरोपीय संघ है, उसका मुख्यालय का है ब्रुसेल्स में है। इसका मतलब है कि उसने जो है एक अलग उदाहरण प्रस्तुत किया कि जिससे जो है वहाँ किसी तरह का कोई टकराव नहीं हो पाया। ठीक है, आगे लिखा है, बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते जो है दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हो गए। लेकिन श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अलग बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको साझेदार न बनाने का फैसला करता है, तो इससे देश की एकता भी जो है संकट में पड़ सकती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट दोनों देशों के उदाहरण को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, मतलब सबको अलग अलग कर देते हैं। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर जो है अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में जो है हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी साथ पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो आप इस चीज को हमें समझना होगा। ठीक है, आगे लिखा है, जो है घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता है, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन सकता है, क्योंकि दोनों में अगर संघर्ष होगा तो दोनों नष्ट होंगे, चाहे अल्पसंख्यक हो और चाहे बहुसंख्यक हो। आगे लिखा है, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। जो इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, और वह बात कहीं ज्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा होती है। ठीक है, अगर सत्ता की साझेदारी कर दी जाए तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसीलिए बैल सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े हों, मतलब जहां सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, वो ज्यादा अच्छा है। आगे है, इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक यह समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है कि नैतिकता कितना जरूरी है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, सत्ता की साझेदारी के रूप क्या है।
तो सत्ता के साझेदारी के रूप क्या होते हैं? लिखा है राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही है कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत होती है। तो जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, याद रखना कि उसमें जनता में ही सारी राजनीतिक शक्तियां मौजूद होती हैं और जनता जिसको चाहेगी उसे राजनीतिक शक्ति सौंप देगी। इसमें लोग जो है स्वतः जो है अगर कहें हम तो इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसीलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाया जाए। जाहिर सी बात है, तभी जो है लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। तो अब हम लोग सत्ता की अगर साझेदारी की बात करें तो उसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। पहला है आपका शासन के विभिन्न अंग, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। तो हमारे यहाँ भी वही है। तो साझेदारी क्या हो गई, बढ़ गई। तो विधायिका अर्थात संसद का अलग काम है, कार्यपालिका का अलग काम है और न्यायपालिका का काम अलग दे दिया गया है। उसी तरह से हमें जो है इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। मतलब जब शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा तो कोई एक ही शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं की भी सत्ता का संतुलन बनता है। जैसे हमारे यहाँ जो विधायिका है कार्यपालिका पे रहती है और न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका दोनों पे रखती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर वह संसद के अधीन रहती है, जैसे अभी आपको मैंने बता दिया। ठीक है। उसी तरह से न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रख सकती है। तो मतलब सबके एक दूसरे के अलग अलग अधिकार हैं और सब एक दूसरे से जो है जवाबदेही में बने हुए हैं। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। तो नियंत्रण और संतुलन बनाए रखना ये हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। अगला है आपका सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक समान सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें हों। जैसे हमारे यहाँ है केंद्र सरकार अलग है और प्रांतों अर्थात राज्यों की सरकारें अलग हैं। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार मतलब केंद्रीय सरकार कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो है मोदी गवर्नमेंट है वो कैसी गवर्नमेंट है, या जो हमारे यहाँ पहले जो है मनमोहन गवर्नमेंट थी, या हमारे यहाँ जो जितने भी जो है केंद्र सरकार में हमारे यहाँ आए थे सबको हम संघ सरकार कहते हैं या उन्हें हम केंद्रीय सरकार के नाम से जानते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इसे राज्य सरकार कहते हैं। तो हमारे यहाँ चूंकि राज्य को राज्य कहते हैं, मतलब जो हमारे प्रांत है उसको राज्य कहा जाता है, स्टेट को, इसलिए हमारे वहाँ की सरकार को हम क्या कहते हैं, राज्य सरकार कहते हैं। जैसे बिहार की सरकार हो गई, यूपी की सरकार हो गई, हरियाणा सरकार हो गई। ठीक है। आगे लिखा है हर देश में जो है बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारें नहीं होती हैं वहाँ, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। तो हमारे यहाँ केंद्र और राज्य के बीच में सत्ता का बंटवारा है, इसलिए संविधान की 7वीं अनुसूची बनाई गई जिसमें केंद्र और राज्य संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। बेल्जियम में तो यह काम हुआ पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाई हैं। ठीक है। तो
राज्य सरकार के नीचे जो हमारे शासन की तीसरी व्यवस्था है वो हमारे यहाँ उसको कहते हैं स्वशासन कहते हैं। और स्वशासन याद रखना, उसमें दो आते हैं, नगर पालिका और पंचायतें होती हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे लिखा है सत्ता का बंटवारा विभिन्न जो है सामाजिक समूहों मसलन भाषाई धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ जिसे दिया गया है। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगें और अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है हमारे यहाँ। ठीक है, तो हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के लिए अलग अलग तरीकों पर हम जो है अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। आगे लिखा है सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों और आंदोलनों द्वारा जो है शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, आगे लिखा है पार्टियां जो है सत्ता के लिए जो है आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियां ही या आपसी प्रतिद्वंद्विता की इस बात को सुनिश्चित कर देती हैं कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के साथ आती जाती रहती है। ऐसा हमारे यहाँ होता है, जिससे हमारे यहाँ कांग्रेस है और भाजपा है, सपा है, सबकी विचारधारा अलग है और सबकी जो है अलग अलग समूह है और सब जो है बारी बारी से शासन करते रहते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? भारत का विकास करना। आगे लिखा है कई बार सत्ता की यह भागीदारी जो है एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। वो भी जो है अपनी अपनी हिस्सेदारी का जो है काम करती हैं। आगे लिखा है सरकार की विभिन्न जो है समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। आगे इकाई 3 में हम राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। तो इसी अध्याय में हम राजनीतिक दलों के बारे में भी पढ़ेंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं और कैसे वो काम करते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर दिया है सत्ता के बंटवारे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो लिखा है बम्बई हाई कोर्ट, लिखा है कि जो है बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह तत्कालीन कार्यवाही करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रख रखाव पर सुधार का काम करे। तो जाहिर सी बात है, सत्ता की अगर साझेदारी की बात करें तो उच्च न्यायालय ने किसको आदेश दिया? महाराष्ट्र सरकार को, मतलब न्यायपालिका ने कार्यपालिका को आदेश दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा उदाहरण है कनाडा का। ओंटारियो प्रांत की सरकार ने वहां जो है मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों पर निपटारा करने पर सहमति दे दी। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेही मंत्री ने घोषणा किया कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना के साथ काम करेगी। तो ये भी सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा जो है उदाहरण बन गया। रूस की कहानी की बात करें तो रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां द यूनियन ऑफ राइट फोर्सेज और लिबरल जो है याब लोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया। इस प्रस्ताव है कि अगले संघीय चुनाव में वो हम उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएंगे, मतलब गठबंधन बना के चुनाव लड़ेंगे। नाइजीरिया का उदाहरण दिया गया कि नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर के मांग की कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों की घोषित करे। वो यह भी जानना चाहते थे कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है। तो ये हमें 4 जो है देशों के उदाहरण के माध्यम से सत्ता के बंटवारे की जो है एक जो है बताया गया है। ठीक है, तो इस
चैप्टर में जो मैं जितना इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने बता दिया है, इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके जरूर पूछेगा, तो उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और इसी तरह की एनसीईआरटी क्लास आपको मिलती रहे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे, ठीक है।